नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप वीरेंद्र कौशिक से समाचार सुनिए। मुख्य समाचार। बंगाल की खाड़ी में मालाबार नौसेना अभ्यास के 24वें संस्करण का पहला चरण आज से शुरू। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर लगभग 92% हुई। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। 10 राज्यों की 53 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी मतदान। अमेरिका में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान होगा। और IPL क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना मुंबई इंडियंस से। समाचार विस्तार से। बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम में आज से 6 नवंबर तक चलने वाले मालाबार नौसेना अभ्यास के 24वें संस्करण का पहला चरण आज से शुरू हो गया है। भारतीय नौसेना, अमेरिकी नौसेना, जापान समुद्री आत्मरक्षा बल और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना इसमें भाग ले रहे हैं। 1992 में भारतीय नौसेना, अमेरिकी नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास की शुरुआत हुई थी। वर्ष 2015 में जापान समुद्री आत्मरक्षा बल और 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना इस समुद्री अभ्यास में शामिल हुई थी। ये अभ्यास इस महीने 2 चरणों में संपन्न होगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के माध्यम से मित्र देशों के नौसेना के बीच उच्च स्तरीय तालमेल और समन्वय को प्रस्तुत करना है। मालाबार 20 का दूसरा चरण नवंबर के मध्य में अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर लगभग 92% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 58,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ठीक होने वालों की संख्या 76 लाख से ऊपर पहुंच गई है। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 5,41,000 है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 38,310 नए मामले सामने आने से कुल मामलों की संख्या 82 लाख को पार कर गई है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण स्वस्थ होने वालों की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। देश में कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.49% है, जो विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में है। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड से 490 लोगों की मृत्यु के साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या 1,23,097 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में 10,46,000 से अधिक जांच की गई। अब तक देश में की गई जांचों की संख्या 11 करोड़ 17 लाख को पार कर चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। इस चरण में पटना, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी सहित 17 जिलों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। 2 करोड़ 86 लाख से अधिक मतदाता 1,463 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। इनमें 146 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार शामिल है। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अपर मुख्य चुनाव अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि बाधा रहित मतदान सुनिश्चित करने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदान के दौरान कोविड-19 मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव संबंधी गतिविधियों के दौरान मास्क पहनने के निर्देश दिए गए हैं। मतदाताओं को भी वोट देते समय मास्क पहनना होगा। सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और मतदान के दौरान सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध रहेगा। सभी मतदान केंद्रों को पहले ही सैनिटाइज किया जा चुका है। कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1,500 के बजाय केवल 1,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। इस चरण में भारतीय जनता पार्टी 46, जनता दल यूनाइटेड 43 और विकास इंसान पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने 56 सीटों और कांग्रेस ने 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने 52 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। RLSP के 36, बहुजन समाज पार्टी के 33 और NCP के 29 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव राधोपुर से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं।
इस चरण में 4 मंत्रियों नंद किशोर यादव, श्रवण कुमार, राणा रणधीर और राम सेवक सिंह के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को हुआ था, जबकि तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा। मतगणना 10 नवंबर को होगी। 10 राज्यों के 53 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी है। इनमें मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और नागालैंड शामिल है। कर्नाटक में सीरा और आर नगर विधानसभा उपचुनाव में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। भाजपा, कांग्रेस और जनता दल एस ने दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इस चुनाव में M3 ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी बैटरी ज्यादा समय तक चलती है और ये 24 बैलेट यूनिट के साथ जुड़ सकता है, जबकि M2 मॉडल सिर्फ 4 बैलेट यूनिट के साथ जुड़ सकता था। इसके अलावा M3 ईवीएम 384 उम्मीदवारों को समायोजित कर सकता है, जबकि M2 मॉडल में सिर्फ 64 उम्मीदवारों के लिए स्थान था। तेलंगाना में डबका उपचुनाव में दिन में 11 बजे तक 34.33% मतदान की खबर है। TRS और विपक्षी कांग्रेस तथा भाजपा के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न है और वे इसे जीतने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मतगणना 10 नवंबर को होगी। इस बीच चुनाव आयोग ने कोविड रोगियों को PPE किट पहनकर मतदान के आखिरी घंटे में वोट डालने की अनुमति दे दी है। डबका निर्वाचन क्षेत्र में स्थित सिद्धिपेटा जिला राज्य के कोविड से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में से एक है। यहाँ पिछले 24 घंटों में कोविड के 30 नए मामले सामने आए हैं। गुजरात में 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में दिन के 11 बजे तक 23% से ज्यादा मतदान हो चुका था। 8 विधानसभा सीट अबड़ासा, लिम्बड़ी, मोरबी, दारी, करजन, गड्डा अनुसूचित जाति आरक्षित क्षेत्र और डांग तथा कापराड़ा अनुसूचित जनजाति आरक्षित क्षेत्र के उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ था। इन चुनावों में 18,17,000 से ज्यादा मतदाता वोट डाल सकेंगे। इनमें 9 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। इस दौरान कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पालन कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोविड के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मतदान कराया जा रहा है। इन 7 सीटों में से 6 भारतीय जनता पार्टी के और 1 समाजवादी पार्टी के पास थी। गुजरात में 8 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। झारखंड में दुमका और बुरमुह विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। छत्तीसगढ़ में मरवाही विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सीट अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी के लिए आरक्षित है। ओडिशा में बालेश्वर सदर और तिरतोल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। नागालैंड में राज्य के 2 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव के 99 मतदान केंद्रों पर मत डाले जा रहे हैं। यहाँ 8 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 43,000 मतदाता करेंगे। 8 उम्मीदवारों में से 3 उम्मीदवार 14 दक्षिणी अंगामी तक विधानसभा क्षेत्र, जबकि 5 उम्मीदवार 60 पोंगरो की फायर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अमेरिका में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रतिद्वंदी जो बिडेन दोनों ने ही मतदाताओं को रिझाने के लिए कल अपने सारे प्रयास किए। ट्रंप ने मिशिगन, आयोवा, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और फ्लोरिडा में प्रचार किया। बिडेन ने फिलाडेल्फिया में प्रचार की अनेक गतिविधियों में भाग लिया। लगभग 9 करोड़ 20 लाख अमेरिका वासी पहले ही वोट दे चुके हैं, जिनकी गिनती में कुछ दिन लगेंगे और कुछ प्रांतों में हफ्ते भी लग सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काबुल विश्वविद्यालय पर हुए कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने इस हमले में मारे गए और घायल लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्भीक संघर्ष में अफगानिस्तान का सहयोग करता रहेगा। IPL क्रिकेट में आज शारजाह में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला हो रहा है, जिसके परिणाम के आधार पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का 3रा या 4था स्थान तय होगा। कल रात अबू धाबी में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत से दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है और बृहस्पतिवार को होने वाले क्वालीफायर 1 में उसका मुकाबला मुंबई इंडियंस से होना तय है।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। सामयिक वार्ता। विषय भारत मैक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक। आलेख एश नारायण रॉय, निदेशक सामाजिक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। वाचन स्वर नीलम मलकानिया। दिनांक 3 नवंबर 2020। मैक्सिको के लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता ऑक्टावियो पाज ने अपनी किताब इन लाइट ऑफ इंडिया में भारत तथा मैक्सिको के बीच की समानताएं और भिन्नताएं लिखी हैं और साथ ही उन विशेषताओं का भी उल्लेख किया है जो दोनों देशों को जोड़ती और अलग करती हैं। 1960 के दशक में भारत में मैक्सिको के राजदूत रहे श्री पाज का कहना है कि भारतीय अन्य लोगों से अपनी भिन्नताओं को लेकर पूरी तरह सचेत हैं। मैक्सिको के नागरिक भी ऐसे ही हैं। मैं भारतीय होने का अर्थ समझ सकता हूँ क्योंकि मैं मैक्सिकन हूँ। श्री पाज भारत और इसकी संस्कृति तथा प्रकृति को समझने वाले कुछ ही पश्चिमी विद्वानों में से एक हैं और एक प्रकार से वे पश्चिम में भारत के राजदूत बने। इस साल भारत और मैक्सिको अपने संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष मना रहे हैं। एक ऐसे समय में जब भारतीय निवेशकों और नीति निर्माताओं की नजर लातिन अमेरिका पर लगी है, तब क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बाजार मैक्सिको के साथ कारोबार करना अच्छा फैसला है। इस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए 29 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत और मैक्सिको के संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक के महत्व को समझा जाना चाहिए। इस बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और मैक्सिको के विदेश मंत्री श्री मार्सेलो एब्रॉड द्वारा की गई। पिछले वित्त वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार 10 अरब डॉलर हो गया और भारत में मैक्सिको के राजदूत श्री फेडेरिको स्लास ने कहा कि लातिन अमेरिकी क्षेत्र में मैक्सिको भारत का पहला व्यापारिक साझेदार है। भारत भी मैक्सिको के 10 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक बनकर उभरा है। दोनों देशों ने बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को लेकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। ये खुशी की बात है कि दोनों देश अपने संबंधों को विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी से बढ़ाकर सामरिक साझेदारी में बदल रहे हैं। द्विपक्षीय संवादात्मक व्यवस्था की नियमित बैठकें भारत मैक्सिको संबंधों का एक सकारात्मक पहलू रहा है। इसमें व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को लेकर उच्च स्तरीय समूह और एक संयुक्त आयोग की बैठकें भी शामिल हैं। उन्होंने निवेश को बढ़ावा और संरक्षण देने, दोहरे कराधान को रोकने, वायु सेवाओं और बहुत से अन्य क्षेत्रों में सहयोग को लेकर कई द्विपक्षीय समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। पिछले महीने व्यापार, निवेश और सहयोग को लेकर भारत मैक्सिको के उच्च स्तरीय समूह की 5वीं बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता वाणिज्य सचिव अनूप वाधवा और मैक्सिको के विदेश व्यापार के उप मंत्री लुज मारिया दे ला मोरा द्वारा की गई। भारत और मैक्सिको बहुलतावाद का समर्थन करने वाले अग्रणी देश हैं और अपने साझे हितों का लाभ लेने के लिए दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर साथ मिलकर कार्य किया है। संयुक्त आयोग की बैठक में भी बहुलतावाद को बढ़ावा देने की दिशा में सुरक्षा परिषद में मिलकर काम करने और संयुक्त राष्ट्र को और अधिक प्रभावी तथा प्रतिनिधित्ववादी बनाने पर सहमति व्यक्त की गई। भारत और मैक्सिको अब कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान और तकनीक, ऊर्जा, संस्कृति तथा शिक्षा आदि क्षेत्रों में आपस में जुड़े हैं। भारतीय कंपनियां सॉफ्टवेयर, फार्मा तथा अन्य क्षेत्रों में अच्छा खासा निवेश कर रही हैं। अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनियों जैसे कि TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, बिरला सॉफ्ट तथा प्रमुख औषधि कंपनियों जैसे कि सन फार्मा, टोरेंट और डॉक्टर रेड्डी प्रयोगशाला आदि ने मैक्सिको में संयुक्त उद्यम स्थापित किए हैं। भारतीय कंपनियों ने टायर, पैकेजिंग, विद्युत उपकरण और वाहनों के पुर्जों के निर्माण में भी निवेश किया है। भारतीय कंपनी टोरनल मैक्सिको में कारों और ट्रकों के टायर बनाती है। बजाज ऑटो का दोपहिया और तिपहिया निर्माण में मैक्सिको में गठजोड़ है। संवर्धन मदरसन ग्रुप ने मैक्सिको की कंपनी के साथ मिलकर ऑडी और फॉक्सवैगन के हिस्से पुर्जों के निर्माण में निवेश किया है। मैक्सिको की होमेक्स, सिनेपोलिस, सीमैक्स, निमाक, सॉफ्टेक, मेटाल्सा जैसी कई अन्य कंपनियों ने भी भारत में निवेश किया है।
आज भारत और मैक्सिको परस्पर लाभकारी स्थिति में हैं। अगर मैक्सिको दुनिया में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है तो भारत भी मैक्सिको और लातिन अमेरिकी नीति विमर्श में अपनी वैश्विक पहुंच देखना चाहता है। भारत और लातिन अमेरिका के बीच गहरे सांस्कृतिक, बौद्धिक और दार्शनिक संपर्कों ने ही सफल और परस्पर लाभकारी संबंधों की नींव रखी है। गैब्रियल गार्सिया मार्केस का कहना है कि एक सच्चा मित्र वो होता है जो आपकी मदद करे और आपके दिल के करीब हो। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं समाचार पत्रों से। आलेख हिंदी एकांश विदेश प्रसारण प्रभाग का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। आज के समाचार पत्रों ने विभिन्न विषयों पर संपादकीय टिप्पणियां की हैं, जबकि समाचार पत्रों की सुर्खियां भी ध्यान आकर्षित करती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के आज होने वाले मतदान की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, बिहार में दूसरे फेज की वोटिंग आज, एमपी और गुजरात में भी उपचुनाव। जनसत्ता लिखता है, तेजस्वी सहित कई नेताओं की किस्मत ईवीएम में होगी बंद। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, 94 सीटों पर होगा मतदान। राज्यसभा चुनाव पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, राज्यसभा में भाजपा हुई और मजबूत, 9 सीटों पर जीत। पत्र के अनुसार सदन में भाजपा की सदस्य संख्या 92 हुई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कुल 104 राज्यसभा सदस्य, 242 सदस्यों के सदन में 38 सदस्यों के सबसे निचले स्तर पर आई कांग्रेस। राष्ट्रीय सहारा ने राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से 10 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित होने की खबर सचित्र प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, भाजपा शिखर पर, कांग्रेस निम्नतम स्तर पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है, गिलगित बाल्टिस्तान पर किसी भी तरह का बदलाव मंजूर नहीं। पत्र के अनुसार इस्लामिक आतंकवाद को लेकर बढ़ा प्रहार। राजनाथ बोले, फ्रांस में जो कुछ भी हुआ वो निंदनीय। नवभारत टाइम्स ने विवाद शीर्षक से लिखा है, मथुरा में नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने पर 2 अरेस्ट, 4 पर एफआईआर। हिंदुस्तान ने दुस्साहस शीर्षक से लिखा है, अफगानिस्तान में आतंकी हमला, 25 लोग मरे। पत्र के अनुसार मरने वालों में 19 छात्र और 1 शिक्षक शामिल। दैनिक भास्कर के अनुसार तालीम से मोहब्बत की सजा। जनसत्ता के अनुसार दिल्ली में कोरोना के मामलों में वृद्धि पर केंद्र ने कहा, त्योहारी मौसम, ज्यादा आवाजाही और लापरवाही जिम्मेदार। राष्ट्रीय सहारा के मुताबिक दिल्ली में लापरवाही ने बढ़ाई मुसीबत। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार आयुर्वेदिक दवा से 6 दिनों में ठीक हुआ कोरोना मरीज। अमर उजाला ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के हवाले से लिखा है, महिलाओं से जुड़े मामलों में जजों को संवेदनशील बनाना जरूरी। पत्र ने अटॉर्नी जनरल का सुझाव भी दिया है। छेड़छाड़ के आरोपी से राखी बंधवाने का आदेश, नाटक, तथ्यों पर केंद्रित रहे जज। वीर अर्जुन लिखता है, त्योहार पर कंफर्म टिकट देने के लिए कमर कसी रेलवे ने। पत्र के अनुसार साल के अंत तक रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हरिभूमि ने झंडा दिवस पर सम्मान प्रकट करते हुए मदद का हाथ बढ़ाने की खबर पर शीर्षक दिया है, शहीदों के परिवारों की मदद करेंगे 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी, हर कर्मी देगा 200 रुपए का योगदान। 2 दिसंबर से पहले जमा करानी होगी राशि। हर साल 7 दिसंबर को सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जाता है। राजस्थान पत्रिका ने पहली बार शीर्षक से लिखा है, न्यूजीलैंड में गूंजा हमारी प्रियंका राधाकृष्णन का डंका, भारतीय मूल की बेटी बनी जेसिंडा सरकार में मंत्री, केरल में जश्न का माहौल। अखबारों से अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पुर्तगाल के श्री दुआर्ते पचीको को अंतर संसदीय संघ IPU का नया अध्यक्ष चुना गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री पचीको को IPU का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है।
अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि हांगकांग में राजनीतिक उद्देश्यों के लिए 8 सांसदों की गिरफ्तारी कानून का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग है। हिंदी दैनिक नवभारत टाइम्स से क्या कहता है रूस शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखता है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले दिनों एक दिलचस्प बयान में कहा कि मॉस्को और पेइचिंग के बीच सैन्य गठबंधन की जरूरत दोनों में से किसी देश को नहीं है, फिर भी ये संभव है। हालांकि चीन ने इस बयान पर कोई खास उत्साह नहीं दिखाया और रूसी विशेषज्ञों ने भी मौजूदा हालात में सैन्य गठबंधन जैसी किसी संभावना को अपने तय खारिज ही कर दिया। बावजूद इसके पुतिन ने अगर इसे सैद्धांतिक तौर पर संभव कहा है तो इसके गहरे मायने हैं। दिनों दिन ये साफ होता जा रहा है कि चीन और अमेरिका के संबंधों में आई गिरावट न तो किसी एक नेता की सनक का परिणाम है और न ही चुनावों के जरिए अमेरिकी नेतृत्व बदलने से इसमें कोई बड़ा बदलाव आने जा रहा है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति का ये बयान भविष्य के शक्ति संतुलन का एक सुचिंतित संकेत हो सकता है, जिसमें चीन से ज्यादा जरूरी संदेश अमेरिका के लिए मौजूद है। इस संदर्भ में ध्यान देने लायक बात यह है कि रूस और चीन के बीच सीमा संबंधी सारे विवाद सुलझाए जा चुके हैं। पुतिन ने अपने उसी बयान में ये स्पष्ट किया है कि चीन की सैन्य क्षमता बढ़ाने में रूसी सहयोग की अहम भूमिका पहले से ही चली आ रही है। कारखानों से अच्छी खबर शीर्षक से प्रकाशित हिंदी दैनिक हिंदुस्तान अपने संपादकीय में लिखता है कि बुरी खबरों का अभी अंत नहीं हुआ। खासकर कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़ी खबरों ने फिलहाल थोड़ी राहत भले ही दी हो, लेकिन खतरा टला नहीं है। इसके संकेत भी साफ हैं और जहां तक समाज व अर्थव्यवस्था पर पड़े इसके असर का मामला है, अभी इन सबसे उबरने में काफी वक्त लग सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नवंबर की शुरुआत शुभ समाचारों के साथ हुई है। पहले ही दिन खबर आई कि अक्टूबर का जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो कि अर्थव्यवस्था के फिर से पटरी पर लौटने का सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है। सोमवार को जो खबर आई वो इससे भी ज्यादा राहत देने वाली है। फैक्ट्री उत्पादन का हाल बताने वाला निक्कई परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स अक्टूबर महीने में 58.9 पर पहुंच गया। हिंदी में प्रकाशित समाचार पत्र पंजाब केसरी राजस्थान मास्क और रेल पटरी शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखता है कि कोरोना नियंत्रण के मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पहले भीलवाड़ा मॉडल प्रस्तुत करके इसकी रोकथाम का रास्ता देश के अन्य राज्यों को सुझाया था। उसी प्रकार उन्होंने इस बीमारी के दूसरे हमले के समय आवश्यक एहतियाती कदमों की शुरुआत भी की है। श्री गहलोत ने सभी नागरिकों के लिए बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही दिवाली के समय वायु प्रदूषण के बढ़ने के खतरे से बचने के लिए सभी प्रकार की आतिशबाजी व पटाखेबाजी पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अभी आप समाचार पत्रों से सुन रहे थे। आलेख हिंदी एकांश विदेश प्रसारण प्रभाग का था। वाचक थे मनोज कुमार चौधरी। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का YouTube कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।